हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका बैरन मॉडल पेपर है उसका आज हम इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो जो आपका मास्टरमाइंड का मॉडल है यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। जो आपका मास्टरमाइंड का मॉडल है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका आज हम फुल सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आए। एक बार आप देख लीजिए, ये जो आपका मॉडल है इसका जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का उसका आज हम इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, जो इसका फर्स्ट पेपर है उसका हम यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और गाइस, इसी तरह से ये आपके जो 3 पेपर हैं वो तीनों पेपर के आपको फुल सॉल्यूशन मिलेंगे इसी चैनल पर। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ये जो आपका फर्स्ट पेपर है देखिए, सामान्य हिंदी क्लास 12 का 2024 का अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले और हिंदी में आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो आप आज से ही इस चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, पहले आएगा आपका खंड का, ठीक है, फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको पहले देखेंगे, इसके बाद जिसके यहाँ पर व्याख्याएं दी गई एक बार आप देख लीजिए। जो आपका फर्स्ट पेपर है वो किस तरह का है यहाँ पर देख लीजिए। ये जो आपकी व्याख्या दी गई है इनका भी आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से पद में भी है, तो पूरा का पूरा आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले आपका क्या आएगा, खंड का आएगा। तो खंड का में जो आपके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 आपके गद्य से आते हैं एंड 5 आते हैं पद्य से। ठीक है, तो उनको हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड का देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। कौन है? यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह है, या फिर संपूर्णानंद है। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा, अध्यापक पूर्ण सिंह, जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर गाइस? इसी तरह से ये जो आपके 3 मॉडल पेपर दिए जाते हैं, ओके, उन तीनों मॉडल पेपर के आपको इसी चैनल पर फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है, खा नंबर पर है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट, एंड इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद और तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर पर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है जयशंकर प्रसाद, एंड सेकंड नंबर पर दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, थर्ड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, एंड 4 नंबर पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपका जो है ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है। उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो।
अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरे नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एंड चौथे नंबर पर दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर दिया गया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, और आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, या फिर संपूर्णानंद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। और चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कौन है? ऑप्शन आपको मिलेंगे प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल, या फिर जैनेन्द्र। देखिए, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। और ये जीवनी किस पर लिखी गई है? प्रेमचंद पर। ठीक है, किस पर लिखी गई है? प्रेमचंद पर। जो इसके रचनाकार हैं वो है अमृत राय। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रेमचंद नहीं। अगर इस तरह से पूछा जाए कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं तो कौन है? अमृत राय। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रिय प्रवास के रचयिता है। ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, या फिर सियाराम शरण गुप्त, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो प्रिय प्रवास के जो रचयिता है वो हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, जो आपका तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो आप देख सकते हो। जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि है। तो छायावाद के कवि कौन है? ऑप्शन है परमानंद दास, या फिर सूरदास जी है, या फिर चतुर्भुज दास, या फिर मुकुटधर पांडे। तो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि है। तो छायावाद के कवि कौन है? जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ये वाला, मुकुटधर पांडे। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? मुकुटधर पांडे। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आपके 5 दिए जाते हैं गद्य से ये प्रश्न और 5 दिए जाते हैं पद्य से। अब पद्य का यहाँ पर तीसरा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका गा नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। ठीक है, क्या दिया गया कि छायावाद युग का नहीं है। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर अंग्रेजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो जो आपका चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन आस्क किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का है तो वो हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। अगर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है और ये आपको ऑप्शन मिलते हैं तो अंग्रेजी छायावाद के युग के कवि नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि रसिमरथी किस कोट की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, या फिर मुक्तक। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा खंड काव्य। रसिमरथी किस कोट की रचना है? खंड काव्य की रचना है। क्लियर, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। साथ ही साथ आप अपना लिखते भी चलिए। ठीक है, मास्टरमाइंड का जो आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि बादल को घिरते देखा रचना है। किसकी है? मुक्तबोध को, या फिर नागार्जुन की,
त्रिलोचन की या फिर अगे की? तो बादल को घिरते देखा है, आपको पता है ये रचना किसकी है? नागार्जुन की है। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक बार मॉडल पेपर को देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन वहां पर कौन सा आस्क किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका पेपर, जो आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य हिंदी का। तो जो आपके 10 क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये है आपका तीसरा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपकी ये व्याख्या करने के लिए ये गद्यांश दिया गया है, इसके ये आपके दिए गए हैं क्वेश्चन, इनके हमें आंसर देने हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली व्याख्या जो आपका गद्यांश दिया गया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है ये, तो अथवा में दिया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसका हमने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया है, उसको देखते हैं। एक बार इनके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपका ये दिया गया है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट का इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन मत मानी। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। तो ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है ये आपको बताना होता है। देखिए ये आपके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका गद्यांश दिया जाएगा। तो इसका हमने यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन दिया है, उसको भी देखेंगे। यहाँ पर एक बार जो ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इनको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है, जो पहला प्रश्न है तो वो है, आप देख सकते हो कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, संदर्भ लिखना है। इसके बाद प्रसंग बताएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जितने भी रेखा खींची है उसकी आपको व्याख्या करनी है। एंड गा नंबर पर क्वेश्चन है कि नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है। अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला प्रश्न था कि पाठ के शीर्षक और जो उनके लेखक हैं उनका आपको नेम लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपको संदर्भ लिखकर बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है। आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से उद्धृत है या फिर लिया गया है। यह रिपोर्टाज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको लिखना होगा प्रसंग। तो प्रसंग आपको किस तरह से लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए आपको हेडिंग डाली है प्रसंग, फिर आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के सेवाभावी जादुई व्यक्तित्व को अलंकारिक वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रश्न था आपका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने में आपकी रेखा थी उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए व्याख्या किस तरह से करेंगे कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नर्सिंग होम के सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के जादुई व्यक्तित्व के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमने किस्से कहानियों में कामरूप के जादू के विषय में अनेक विस्मयकारी बातें सुनी हैं कि वहाँ के जादूगर अपने जादू से आदमी को मक्खी बना दिया करते हैं या फिर बना दिया करते थे।
इतना लिखने के बाद और फिर इसके आगे आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि इस जादू के विषय में हमने केवल सुना है, आदमी आंखों से उसे देखा कभी नहीं, मगर मैंने मदर मार्गरेट के रूप में एक ऐसी अद्भुत जादूगरनी को देखा है जो अपने ममताए दयालु और दयालु और सेवाभावी व्यक्तित्व के जादू से मक्खी को आदमी बना देती हैं। ठीक है, जो आपका रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या यहाँ पर आपको बताई जा रही है, देती हैं। अर्थात वह मृत्याय एक दीनहीन रोगी में जीवन की आशा का संचार करके उसे आदमी बना देती हैं, जिस पर इतनी बड़ी संख्या में मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं कि वह कोई व्यक्ति ना होकर मक्खियों का बड़ा छत्ता हो। क्लियर? इस तरह से आप रेखांकित अंश की जो व्याख्या है उसकी आप रेखांकित अंश जो है उसकी आप व्याख्या इस तरह से करोगे। इसके बाद गा नंबर पर जो आपका क्वेश्चन है उसको सुन लीजिए। प्रश्न आपका था कि नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको इस तरह से देना है। देखिए गा नंबर पर दिया गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का आशय यह है कि मदर मार्गरेट एक ऐसी अद्भुत जादूगरनी के समान व्यक्तित्व वाली वृद्ध महिला थी जो मक्खी को आदमी बना देती थी। अर्थात वे मृतप्राय एक दीनहीन रोगी में जीवन की आशा का संचार करके उसे आदमी बना देती हैं। ऐसा आदमी जिस पर इतनी बड़ी संख्या में मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं कि वह कोई व्यक्ति ना होकर मक्खियों का बड़ा छत्ता हो। ठीक है, इस तरह से आप जो आपका प्रश्न आज किया गया था उसका आंसर आपको इस तरह से देना था। क्लियर? समझ आ गया? इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न था वो दिया गया था कि इन पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। ठीक है, घ नंबर पर आपका ये क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका प्रश्न था तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन पंक्तियों में लेखक ने मदर मार्गरेट की रोगियों के प्रति उनके द्वारा की जाने वाली महान सेवा के जादू का वर्णन किया है। ठीक है, तो जो आपका घ नंबर पर क्वेश्चन आज किया गया था उसका आंसर आप इस तरह से दोगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न था, जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था और उसका आंसर क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है पहले उसको देख लीजिए। और प्रश्न है कि इन पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मदर मार्गरेट की हंसी के संबंध में लेखक ने लिखा है कि उनकी हंसी ऐसी निर्मल और धवल थी जैसे मोतियों की कोई बोरी खुलकर बिखर गई हो। ठीक है, इसी प्रकार उनके काम में ऐसी निपुणता और संतुलन था कि उसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी, मानो वह व्यक्ति ना होकर कोई मशीन हो। क्लियर? तो जो आपका प्रश्न है कि मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है, तो ये लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। अब इसके बाद देखिए जो आपका क्वेश्चन था उसके मैंने आपको आंसर दे दिए। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए थे, फर्स्ट वाला जो गद्यांश दिया गया था उसके जो क्वेश्चन थे उसके आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये वाला जो गद्यांश है उसकी मैंने व्याख्या भी आपको बता दी। अब अथवा में ये वाली आपको व्याख्या दी गई है तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे।
तीनों जो आपके मॉडल पेपर हैं पूरे के पूरे आपको तैयार कर लेने, अथवा में जो भी दिया गया है उसको भी आप तैयार करते चलिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपको इस बार पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। तो ये जो है कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो देखिए ये जो आपका है इंपॉर्टेंट है, कौन से ये लेसन से लिया गया है, जो आपका चैप्टर है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर की जो भी व्याख्याएं हैं अच्छे से उनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो देख लीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अब इसके बाद इसी तरह से आपके आएंगे पद्य में, ठीक है, इसी तरह से पद्य में भी दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका चौथा है, तो प्रश्न आपका ये दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके दो दिए जाएंगे। तो जो फर्स्ट वाला है, घेर रहे थे घुंघरारे बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नीलगर साबक से सुकुमार, सुधा भरने को वित्त के पास, और उस मुख पर भय मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। तो ये जो है इसकी व्याख्या और ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अथवा में दो दिए जाएंगे, आपको एक ही करना है, पर तैयार आप दोनों कर लीजिए, ठीक है, तैयार आपको दोनों कर लेनी है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो उनको आप एक बार देख लीजिए, जो प्रश्न दिए गए उनको पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट है कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, एंड गा नंबर पर है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है, एंड नेक्स्ट है कि श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट है इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है। इन सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो एक बार देख लीजिए आप संदर्भ किस तरह से लिखोगे। देखिए आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मन शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। इस तरह से आप संदर्भ लिखकर आओगे, ओके। क्लास 12th में हो तो इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है, क्लियर। इसके बाद आपको लिखना होता है प्रसंग। तो प्रसंग आप किस तरह से लिखोगे वो देख लीजिए। आप लिखोगे इन पंक्तियों में श्रद्धा की छवि का चित्रण किया गया है, क्लियर। इस तरह से इतना आपको लिख देना है। इसके बाद अब व्याख्या देख लीजिए किस तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे। तो आप लिखोगे कि श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, ठीक है। इस तरह से आप इसकी व्याख्या करके आओगे, ओके। जो आपका रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या यहाँ पर बताई गई है, क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या था, नेक्स्ट था कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका गा नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो गा नंबर पर जो आपका प्रश्न है उसका आंसर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण किया गया है, क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसका आंसर देख लीजिए। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। तो प्रश्न आपका ये था कि श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसे प्रतीत हो रही है। तो श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए।
जो आपका अगला प्रश्न है, जो अगला क्वेश्चन उसमें दिया गया था उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकती हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया था, उसका आंसर देख लीजिए कि इन पंक्तियों में कवि ने सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में लिखा है कि श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तम नवीन कोमल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। ठीक है, जो नेक्स्ट है तो उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब एक बार आप मॉडल भी देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो यही दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है उसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड हरिशंकर परसाई। क्लियर। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड हरिशंकर परसाई, इनके जो जीवन परिचय है और साहित्यिक परिचय दोनों ही आपको याद कर लेनी है। इसके बाद पद में देखिए, पद में भी आएंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, आप कंफ्यूजन में रहते हो कि आप साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय किस तरह से लिखोगे, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय हम किस तरह से लिखें। क्लियर। यहाँ पर देखिए, पद में आपको याद कर लेने हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद एंड मैथिली शरण गुप्त जी का जो साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों ही आप याद कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप साहित्यिक परिचय पूछा जाए जब लिखो तो कहीं पर भी आपको जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालनी है। जिसका भी आप लिखते हो कवि या लेखक का उनका नेम डालिए, उसके बाद एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें आप ये लिख दीजिए इनका नाम क्या है, जो इनके मेन पॉइंट है, नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम क्या है, मृत्यु कहाँ हुई, भाषा शैली क्या है, ये सब इतना आप लिख दीजिए। उसके बाद बड़ी सी हेडिंग डालनी होती है साहित्यिक परिचय, फिर साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है वो लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालते हो भाषा शैली, वो आपको लिख देनी है। इसके बाद साहित्य में स्थान वो लिखना होता है अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए। ठीक है, इस तरह से। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।